दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने बिहार से एनएचएम में आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके एडवर्टाइजमेंट की हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग डिटेल्स में इसके इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। इसके थ्रू एक इंस्ट्रक्शन भी जारी हुआ है, यहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पहला, application invited for post of requirement of आयुष डॉक्टर मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। पहला एडवर्टाइजमेंट इसकी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग देखते हैं डिटेल्स इंस्ट्रक्शन। डिटेल्स इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखेंगे, क्या क्या डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या मुख्यतः देखेंगे। पहला देखेंगे इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे मेरे यूट्यूब पे, किसको क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे फॉर्म कब से अप्लाई करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कब से करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसकी आयु सीमा क्या है, मीन्स एज क्या है, इसमें सैलरी कितनी है, सैलरी की भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे आरक्षण के लिए क्या नियम है। यहाँ पे बिहार में जो एनएचएम के थ्रू वैकेंसी आ रही उसमें आरक्षण के लिए क्या नियम है वहां पे। फिर बात करेंगे आवेदन शुल्क की, कि कितना आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे इसमें चयन का आधार क्या होगा, मींस एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। तो एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर देखेंगे इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सॉरी कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ कितनी रहेगी, ये भी देख लेंगे। फिर देखेंगे यदि दो कैंडिडेट का नंबर सेम होता है ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ये सारा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया हुआ, आप डिटेल्स में आप अभी स्टडी करेंगे। फिर काउंसलिंग के समय आपको वहां पे लेके क्या क्या जाना है, जब आप ऑनलाइन आवेदन कब से करेंगे, आपको क्या क्या, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बिहार से रिलेटेड हैं या बिहार में एनएचएम के थ्रू आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है। एडवर्टाइजमेंट को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। डिटेल्स इंस्ट्रक्शन यदि हम नहीं देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा, इनसे फोन करके पूछेंगे कि कैसे होगा क्या होगा। तो हम लोग डिटेल्स इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इस वीडियो को आप लोग 2 बार रिपीट करके देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश, एक क्या लिखा है, विस्तृत निर्देश। इसकी स्टेट विज्ञापन संख्या कहीं कागज पे नोट कर लेंगे, अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। विज्ञापन संख्या क्या है, 8/2024। एक और एनएचएम के अंतर्गत आयुष एमओ आयुष मेडिकल ऑफिसर मेन स्ट्रीम और आरबीएसके का मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और मेन स्ट्रीम का मतलब आपको हॉस्पिटल सीएससी पीएससी या एडिशनल पीएससी। देखिए यहाँ पे लिखा है राज्य के सीएससी पीएससी सीएससी या एडिशनल पीएससी के अंतर्गत आपको क्या करना है, आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी का जो ओपीडी होगा वहां पे बैठ के आपको ओपीडी करना है मेन स्ट्रीमिंग के थ्रू। आरबीएसके में क्या करना है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बच्चों की स्क्रीनिंग करना होता है, बच्चों का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना होता है, और उनको हायर सेंटर पे, यदि आपके यहाँ कंट्रोल नहीं होता सीएससी पीएससी या फिर एडिशनल पीएससी पे, तो उसको हायर सेंटर पे रिफर भी किया जाता है। सैलरी की बात कर ली जाए, कितनी सैलरी होगी, 32,000, 32,000 रुपए प्रति माह। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं, मीन्स जो भारत के नागरिक हैं वो से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मीन्स जो भी भारत का नागरिक है वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। ये क्लियर हो गया। अभी इसकी डिटेल्स में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये पूरा मैं बता चुका हूं, मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक के लिए कितनी सीटें हैं, 1114। ये देख लीजिए अनरिजर्व के लिए 550, ईडब्ल्यूएस के लिए 138, एससी के लिए 43, एसटी के लिए 139। अच्छा, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब, ईबीएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वीकर क्लास, सॉरी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, और बीसी बैकवर्ड क्लास, डब्ल्यूबीसी वोमेन बैकवर्ड क्लास। इसके लिए कितनी सीट है वोमेन बैकवर्ड क्लास के लिए? 239। बीसी वो मींस बैकवर्ड क्लास के लिए कितनी है? 39 और 16 सॉरी 16, और ईबीएस इकोनॉमिकल वीकर क्लास के लिए 256। अब इसके लिए क्या है? आयुर्वेदा के लिए बीएमएस होना चाहिए, फिर अब आप लोग खुद देख लेंगे, बीएमएस होना चाहिए और अनिवार्य इंटर्नशिप प्राप्त होना चाहिए, अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण बीएमएस रहेंगे और आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ रहेगा, और उसके साथ में बिहार राज्य आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ लेते हैं। आयुष चिकित्सक होम्योपैथी की टोटल जो पोस्ट है 706, ठीक है। इसके लिए बीएचएमएस होना चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए और बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। ये भी क्लियर। आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए क्या है? टोटल पोस्ट 502, और आप लोग ये देख लेंगे कि ये क्या है, ये कितनी सीटें ऑन रिजर्व के लिए कितनी है, ईवीएस के लिए कितनी है, इस तरह एक बार देख लेंगे। हम लोग देख लेते हैं आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीयूएमएस होना चाहिए, ठीक है। और जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो, अनिवार्य इंटर्नशिप होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, और बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने मोटा मोटी देख लिया, पिछले वीडियो में भी देखा था। हम लोग क्या करेंगे, आज डिटेल्स स्टडी कर रहे हैं। तो आयु सीमा की अब बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/10/2024 कब से काउंट होगा? 1/10/2024 से 21 वर्ष, मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग मीन जनरल, ऑन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस, सिर्फ पुरुष की बात की जा रही। ईडब्ल्यूएस पुरुष या फिर ऑन रिजर्व के लिए कितना एज है? 37 ईयर्स। क्लियर। पिछड़ा वर्ग या फिर अब्लिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिलाओं के लिए कितना है? 40 वर्ष। ध्यान देंगे, अनारक्षित वर्ग सॉरी पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40, अनारक्षित वर्ग अब्लिक ईडब्ल्यूएस महिला, यदि महिला है अनारक्षित वर्ग में है या फिर ईडब्ल्यूएस महिला है तो उनके लिए भी 40 वर्ष, ठीक है। अनुसूचित जात मींस एससी और एसटी पुरुष या महिला दोनों के लिए 42 ईयर्स। क्लियर, ठीक है। एक बात और लिखा हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के अवलोक में निःसंशक्तो मीन्स दिव्यांगजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है। ये एक बार देख लेंगे। विभागीय कार्मिकों की अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बशर्ते वह न्यूनतम पात्रता रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम पात्रता रखते हैं और विभागीय कर्मी है तो उनको 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। एक क्लियर हो गया। आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यता के लिए कट ऑफ 1/10/2024 हो गए। मीन्स आपका जो एज डिसाइड होगा कि 21 वर्ष से कम नहीं है या 21, जैसे हमने अप्लाई किया अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष 37 वर्ष, एक कब से काउंट किया जाएगा? 1/7/2024 से। एक क्लियर हो गया। अब इसको आप वेबसाइट कौन सी है जिसपे आप डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं? बस आप गूगल पे जाएं, shs.bihar.gov.in/ पे क्लिक कर दें कि ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे, वहां पे एडवर्टाइजमेंट पेज पड़ा होगा, वहां से आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अभी उसको मैं लास्ट में दिखा दूंगा कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित, अब यहां ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जो अन्य राज्य से निबंधित का मतलब रजिस्टर्ड है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो भी जो अलग राज्य वाले हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन
काउंसिल के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधन होना अनिवार्य होगा। ये ध्यान देने की चीज है। आप फॉर्म तो अदर स्टेट के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको करना क्या होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा काउंसलिंग के समय, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग के समय जब आप जाएंगे वहां पे, तो उस समय तक आपको बिहार से बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद, यदि आप BUMS हैं या BMS हैं तो आपको बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं पे यदि आप पटना, वहीं पे आप यदि BHMS हैं तो आपको बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधन होना अनिवार्य होगा। एक क्लियर हो गया। अन्यथा अगर आप नहीं करवाते हैं तो अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस हेतु कट ऑफ 1/10/2024 को शिथिल माना जाएगा। एक क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र कैसे आपको भेजना, ऑनलाइन भेजना है। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, 1/12/2024 से। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट करना, 1/12/2024 से 10 बजे सुबह से, पूर्वाह्न मीन सुबह से 10 AM से। एक क्लियर हो गया। और कब तक कर सकते हैं, 21/12/2024 6 PM तक। कब तक, 6 PM तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक एक चीज को मैं, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखें, समझें यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो। क्योंकि ये हम लोग डिटेल्स इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का, जो पिछला वीडियो मैंने एडवर्टाइजमेंट पर बनाया था उसका डिटेल्स स्टडी कर रहे हैं। यह नियोजन ये भी इंपॉर्टेंट है, संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। कितने माह के लिए, 11 माह के लिए। अब ध्यान देंगे, संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर रहने पर संविदा अवधि को 60 वर्षों की आयु के लिए या फिर NHM के अंतर्गत आरोपी के उक्त पद की स्वीकृति होने पर एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो अवधि तक एक बार तक के लिए, मीन्स 11 माह के लिए किया जाएगा। फिर उसको एक्सटेंड, यदि आप संतोषजनक कार्य कर रहे हैं एवं सेवा के संतोषजनक कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा की अवधि को 60 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते इंपॉर्टेंट क्या है कि NHM के अंतर्गत अगर राशि उपलब्ध होती है तो। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 60 वर्ष पूरा होने के बाद आपका स्वास्थ्य देखा जाएगा, फिर आपकी सत्यनिष्ठा देखी जाएगी, हॉनेस्टी, सत्यनिष्ठा, हॉनेस्टी एवं कार्यकुशलता, आपकी कार्य करने की कुशलता क्या है, स्वस्थ है, कार्यकुशल है और आप सत्यनिष्ठ हैं तो आपकी इसको और एक्सटेंड किया, 60 से 65 किया जाएगा। फिर 65 के बाद 67 भी किया जाएगा यदि आप ये तीनों पॉइंट को फॉलो करते हैं तो। मीन्स 67 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देने की चीज है, सरकारी सेवक नहीं माने जाए। सरकारी सेवक को अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मीन्स आप संविदा पे ज्वाइन करेंगे और आप इसके लिए नियमितकरण मीन्स परमानेंट के लिए आपका कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। मोटा मोटी ये बात हो गई। रिक्त आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यक्रम मेन स्ट्रीम RBSK के आवंटन का, अब जैसे आपने जिला एवं कार्यक्रम आप मेन स्ट्रीमिंग में जाएंगे, RBSK में जाएंगे, इसका निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा। ठीक है, इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 8वां पॉइंट,
बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से, अच्छा ये तो सबको पता है, सक्षम स्तर से ही हमें आरक्षण का जो सर्टिफिकेट होगा एक सक्षम स्तर से ही प्रोवाइड होता है, मिलता है। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमय होगा जिनका अस्थायी निवास बिहार में है। मीन्स जो अदर स्टेट के व्यक्ति हैं वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, न कि आरक्षण से नहीं। अर्थात जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पे भी आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आप बिहार से हैं और अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो भी आपका वो आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। अब आप जैसे बिहार के हैं तो आप क्या करेंगे, अपना जो अस्थायी पता लिखेंगे, बिहार के हैं तो अपना बिहार का ही अस्थायी पता लिखेंगे, तो वो माना जाएगा कि आप बिहार के ही हैं। जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ब्रैकेट में अस्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमय होगा। थर्ड देखते हैं, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुसार आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम में करेंगे। आप जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तभी ऑनलाइन फॉर्म में अपने आरक्षण का सेक्शन को भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोड के अनुरूप आपको सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र तो निर्गत होगा, उसी के अनुसार आप करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये भी। फिर देख लेते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 639 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 1273 दिनांक 29/1/2021 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहिप प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। एक बार आप लोग देख लेंगे, वही बात हुई कि आपको आरक्षण जो होगा एक सक्षम अधिकारी के थ्रू ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जनजाति के मामलों में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पहला इंपॉर्टेंट है, आपको अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र। यदि आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एक जाति प्रमाण पत्र, दूसरा अस्थायी निवास, ये देना ही है। ऑनलाइन आवेदन करते समय पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, वही अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और डोमिसाइल क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। ठीक है, ये देंगे आप। फिर ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ठीक है, यदि आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको अस्थायी निवास मीन्स डोमिसाइल प्रमाण पत्र और आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। ठीक है, यदि कोई फीमेल हैं जो कि इसको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या निर्देश है, आरक्षण का दावा करने वाली अभ्यर्थियों विवाहित महिलाओं सहित का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम, वो कहां से होगा, उनके पिता के नाम या एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। ध्यान देने की चीज है, यदि फीमेल हैं तो उनको विवाहित महिलाओं सहित, यदि विवाहित भी हैं तो उनको क्या करना होगा, जात और क्रीमी लेयर रहित, जात में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम, उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। ठीक है, लेकिन एक बात और लिखी गई है, उसको भी देख लेते हैं।
सप्र विभाग बिहार की पत्रांक 12/12/3 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। ठीक है, मीन्स आय, और यहाँ पे क्या बात कर रही है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यदि आप दे रही हैं तो आपको कहां से देना होगा, पति के साथ रहने की स्थिति में पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पति के पिता के, ये देखिए, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको 2 बार इसको पढ़ ले जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला बिहार सरकार की बिहार राज्य की मूल निवासी है। इसको एक बार स्लो मोशन में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्या, इसको एक बार फिर इसको देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने पर संबंधित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर होना अनिवार्य है। मीन्स क्रीमी लेयर आपको देना ही पड़ेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र में क्या करना है, ये कितने दिन के लिए वैध होता है, 1 साल के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 23/42 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देगा। वो तो ठीक है, वो ऊपर हम लोगों ने देख लिया। फिर दिव्यांगजनों के लिए क्या बोला गया, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना 13/062 दिनांक 12/10/2017 एवं संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लेके दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विहित परिपत्र में निर्गत कम से कम 40%, कितना होना चाहिए, दिव्यांगता 40%, उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता दिव्यांगता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय उसके बाद बिहार स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा मांग किए जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने का, अगर अस्थायी दिव्यांगता है प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। ये हम लोगों ने देख लिया। फिर एक और इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आवेदन शुल्क पे चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को रिक्ति उपलब्धता की स्थिति में कितने 2% शैक्षिक आरक्षण दे होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय, ध्यान से सुने, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत, जैसे उनके द्वारा किसी को ऑथराइज किया गया कि आप भी जारी कर सकते, प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत
विभाग बिहार के पत्रांक 11/687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहिप प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, अन्य कोई पहचान पत्र मान्य नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, तो ये हमने आरक्षण के लिए नियम और निर्देश को पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क का भुगतान आप कैसे करेंगे? इसको करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, आपको भुगतान करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। किससे किससे? इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा। जो बैंकों में निर्धारित शुल्क लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा, जो बैंक स्वतः ही काट लेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित भुगतान रसीद का प्रिंट निकाल के, अच्छा, जो ऑनलाइन आपने भुगतान किया उसका प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित है। यूआर मीन्स अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर क्लास, बीसी बैकवर्ड क्लास, ईबीसी मीन्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, बीसी बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। इसके लिए पुरुष के लिए कितना है? 500, महिला के लिए 250। एससी एसटी बिहार, यदि बिहार के डोमिसाइल है 250। पीडब्ल्यूबीडी फॉर ऑल कैटेगरी, पुरुष के लिए 250 और महिला के लिए भी 250। ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। वैसे कोट के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे में आने वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे, दिव्यांगता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा यदि आप करते हैं तो आप करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क, जो कंसेशन एप्लीकेशन फीस मिला है, के आधार पर अनहित किया जा सकता है। ये ध्यान देना है, इसी के आधार पे अनहित किया जा सकता है, ये ध्यान देना। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचित किया जाता है वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य विद्यार्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पे उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पे अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इस पे आपको स्वयं निर्णय लेना, आपको क्या करना, इसको थोड़ा स्लो मोशन में देखिएगा ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक भी लाइन छोड़ना नहीं चाहता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार निम्नवत तैयार किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्राप्तांक के आधार पे चयन का प्राप्तांक के आधार पे अभ्यर्थियों का कोटिवार चयन होगा। चयन हेतु 100 पूर्णांक होगा। पूर्णांक कितना होगा? 100 होगा। ये समझ में आया? ठीक है, देख लेते हैं। सीबीसी आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का। एकेडमिक कोई वो नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा और मानदेय कितना रहेगा? 32,000। मैंने पहले बताया। आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 नंबर का और एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, इंटरव्यू का कुछ नहीं, और 32,000। आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए सीबीटी कितना रहेगा? 100 और मानदेय कितना रहेगा? 32,000। एक क्लियर हो गया? हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं सीबीटी में उत्तीर्ण। अब क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
में जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे मेगा के क्रम में, मीन्स 1 2 3 ऐसे क्रम में अधिकतम एक सीट पे 2.5 लोग 2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। एक सीट पे 2.5 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और वो भी कोटिवार। कोटिवार का मतलब आरक्षण, जो आरक्षण श्रेणी है उसके अनुसार। प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेगा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर अंतिम लास्ट आपको वो हो जाएगा, मतलब आपका चयन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम मार्क कितना है? सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं दिव्यांग जनों उम्मीदवारों के लिए 32 अंक अनिवार्य है। इससे कम नहीं होना चाहिए। मींस मिनिमम जो मार्क होना चाहिए कंप्यूटर बेस में, इतना मार्क आपका आना चाहिए। अब एक कंडीशन और है लास्ट में, यदि 2 बच्चों का सेम मार्क आ गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसा हो भी जाता है, तो ये ध्यान देना है। अंतिम सूची में सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची सामान्य अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान पर निर्धारित उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अब क्या होगा? जो जन्म तिथि के आधार पर दोनों का नंबर सेम है तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? जन्म तिथि, कौन थोड़ा सा इसमें ज्यादा एज का है, तिथि के आधार पर, अर्थात उम्र में बड़ी अभ्यर्थी मेगा क्रम में पढ़ रहे हैं। जो उम्र में थोड़ा बड़ा होगा उसको कॉल कर लिया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले सामान्य जन्म तिथि। अब एक प्रॉब्लम हो, यदि सामान्य जन्म तिथि वाले 2 या 2 अभ्यर्थियों की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षिक योग्यता, फिर तब शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता उनके 10वीं के बोर्ड के प्रमाण पत्रों में यथा उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, इतने में क्लियर हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब हमें देखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग। प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के दिन निर्धारित प्रमाण पत्र, जो भी निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य कागजात मूल रूप में अनिवार्य रूप से उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना। क्या करना है काउंसलिंग के समय? आपको लेके क्या जाना है? जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी सभी की एक सेट फोटो कॉपी और उसको स्व प्रमाणित करके लेके जाना है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र की प्रति, और क्या ले जाना? ऑनलाइन जो आपने आवेदन पत्र भरा था वो, और सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो प्रवेश पत्र मिला था उसकी कॉपी। ये 2 पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया। ध्यान देना, 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 ही फोटो बनवाया और ऑनलाइन में कहीं और भी यूज कर लिया, अब फोटो ही नहीं बचा। तो ध्यान देना, जो ऑनलाइन के समय जो आपने फोटो यूज किया था वही फोटो आपको 2 फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो, रंगीन फोटो लेके जाना है। पहचान पत्र के लिए क्या क्या आप लेके जा सकते हैं? आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट, ये लेके जा सकते हैं। जन्म तिथि का सच, प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट के लिए मैट्रिक जो हाई स्कूल है उसका मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। सभी शैक्षिक योग्यता का अंक पत्र,
ठीक है, अंक पत्र हमने ले लिया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर जो भी बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, उसका अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र, जो भी इंटर्नशिप सहित डिग्री। और क्या लेना है, इंटर्नशिप भी लेना है और डिग्री भी लेनी है। ये 10वीं से अंतिम योग्यता तक, 10वीं से स्टार्ट होगी, जो अंतिम योग्यता है तब तक की आपको सबकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र, मीन्स सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप और फिर डिग्री, ये लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मीन्स आप अस्थायी निवास का पता, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म जाति प्रमाण पत्र, क्या क्या ले जाएंगे, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आरक्षण का दावा करेंगे, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो उसको आपको लेके जाना है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है, जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रमाण पत्र, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो उक्त विज्ञापित पदों पर कार्यरत हैं, वैसे अभ्यर्थी जो उक्त विज्ञापित पदों पर पहले से कार्यरत हैं या पूर्व में कार्य कर चुके हैं, वे राज्य सरकार समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य होंगे। जो पूर्व में उक्त विज्ञापित पदों पर कार्यरत हैं या पूर्व में कार्य कर चुके हैं, वे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली के विहित प्रावधानों के तहत अयोग्य होंगे। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी किसी का चयन हुआ है तो अपनी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिवत संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये ध्यान देने की चीज है। अब देख लेते हैं, मात्र रजिस्ट्रेशन करने या ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। क्या करना, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया। आवेदन अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण रहने की स्थिति में आवेदक को सीबीटी के प्रवेश पत्र, मीन्स एडमिट कार्ड, निर्गत नहीं किया जाएगा। विभागीय कर्मी के रूप में आयु सीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकारी से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है वे फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन न करें, अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र फर्जी जाली पाए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थता रद्द करते हुए उनके ऊपर विरुद्ध विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों द्वारा यह भी मूल प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों की छायाप्रति का एक सेट काउंसलिंग के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। जो एक सेट मैंने बताया कि आपको लेके जाना, वो योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका अभिलेख उम्मीदवार द्वारा भरे गए आवेदन में किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत यदि आप नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, उस समय आपको लेके जाना है। इससे अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार स्वतंत्र होगी। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलेज में अध्ययन पासपोर्ट फोटोग्राफ जेपीजे, जेपीई, पीएनजी फॉर्मेट एवं हस्ताक्षर जेपीजी, ये आप दिखा दीजिएगा, जेपीजी / जेपीईजी / पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्मेट में आपको करना है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसको बताना है कि मेरा जो पासपोर्ट
मेरा जो फोटो हो, रंगीन फोटो हो, और पासपोर्ट साइज का फोटो, ये किस में करना है? जेपीई, जेपीई/पीएनजी फॉर्मेट में। और जो हस्ताक्षर करेंगे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ये क्या करें, एक डायरी में नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य होगा। देखिए लिखा हुआ, आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल में ही खींचा हुआ, मीन्स आपको नया फोटो देना है। ये भी ध्यान देना है, हाल में खींचा हुआ 3 माह के भीतर, सफेद बैकग्राउंड के पटल पे। अब पटल, बैकग्राउंड का पटल क्या होगा? व्हाइट होगा, ये भी ध्यान देना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें जो है स्पष्ट खुली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। काला चश्मा, टोपी इत्यादि धारण किया हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। यदि आप काला चश्मा लगाए हैं, कैप लगाए हैं, तो ऐसा नहीं। अभी ठंडी का समय आएगा तो कुछ लोग कैप भी लगा लेंगे, तो वो आप फोटो खिंचवाते समय पीछे बैकग्राउंड जो होगा आपका व्हाइट होगा, और टोपी वगैरह निकाल के फोटो खिंचवाएंगे, ताकि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो की 5 प्रति प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये फोटो खिंचवा ली हैं तो उसकी 5 प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ऐसा गाइडलाइन बोल रहा है। देखिए, फोटो की 5 प्रति प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसीलिए मैं बोला कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक लाइन ध्यान से देखें, ताकि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय, उसके बाद भी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा मांगे जाने पे अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं 15 क्या बोलता है। उपरोक्त पदों पे चयन नियोजन हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सही सूचनाएं सही सही सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं कर, जो अक्षरशः अनुपालन करना मीन्स अक्षर बाई अक्षर अनुपालन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेदार नहीं होगी। ध्यान रखना है, जो भी निर्देश यहाँ पे बताया गया इसको अक्षरशः पालन करना है। अभी मैं दिखाऊंगा भी इसको कैसे करना है। इसका क्या करें, इसको 2-3 बार खुद भी पढ़ें, वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। उक्त पदों पे चयन, हाँ ये तो हमने 16 क्या बोलता, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टि सावधानी से भरी जाए। ठीक है, इस संबंध में किसी प्रकार की सुधार परिवर्तन हेतु आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। एक बार भर दिया तो फिर सुधार और परिवर्तन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंक पत्रों से, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मूल प्रमाण पत्र जो है अंक पत्र है उससे मिलान करते जाए। किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए नाम, जन्म तिथि, कोटि अन्य सूचनाओं से संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन शुल्क जमा करें। सफल आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। सशुल्क मोड केवल ईमेल एसएमएस होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। मीन्स आपको जो सूचनाएं मिलेंगी वो ईमेल से एसएमएस से मिलेंगी। ईमेल आईडी सही डालना है, मोबाइल नंबर सही डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत होने पे ससूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी को होगी। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर, अच्छा जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लिए उसके बाद क्या करें, आवेदन पत्र की एक प्रति को डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे, ताकि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय या उसके बाद बिहार
स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा मांग किए जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके। इंटरनेट या बैंक में व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। ऑनलाइन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। उक्त पद में काउंसलिंग हेतु किसी प्रकार का टीएडीए अनुमय नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग से रोस्टर अनुमोदन तथा आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की रिक्ति की संख्या घट बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं इसकी स्टडी। जो हमने बोला था हम लोग क्या देखेंगे, हमने क्या डाला, sh.bihar.sh.bihar.gov.in पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास फाइल आ गया स्टेट हेल्थ सोसाइटी। इस पे क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये खुल जाएगा। हाँ, ये खुल गया। अब इसको खुलने के बाद ये हमारे पास आ गया। तो ह्यूमन रिसोर्स में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और यहां से हमें ये मिल जाएगा एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर पोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आयुष डॉक्टर, मेन स्ट्रीमिंग, आरबीएस के, ये सब देख लेंगे। और पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा था, ये डिटेल्स इंस्ट्रक्शन ये हम लोगों को देख लेना। बाकी इससे किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूं, उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और उसमें सारी क्वेरीज का हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने की। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।